न्यूज़ MS-29 में मैं मोहसिन शादाब आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे मेहमान के साथ उस विषय पर बात करेंगे जिस विषय का ज्ञान मैं नहीं समझता हूं कि बहुत सारे लोगों को है, और वो विषय है वक्फ बोर्ड। क्या है वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड एक इंडिविजुअल, एक इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर 1947 के बाद से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जो प्रॉपर्टीज़ वक्फ की है, डिवोट की है, दी है, ताकि उसके माध्यम से मसाजिद हो, मदारिस हो या दीगर एजुकेशन के काम उससे किए जा सके, समाज का अपलिफ्टमेंट हो, उसके गर्ज से ये जो डिवोशन दिया गया था वक्फ को, उसके तहत ये बॉडी रन होती है। जो चल अचल संपत्ति है उसको दान किया जाता है। इस बारे में बहुत कुछ ऐसे भी लोगों के विषय में अज्ञानता के कारण ये होता है कि समझ नहीं पाते हैं कि वक्फ बोर्ड एक्चुअल करता क्या है, और उसके माध्यम से अगर उन लोगों को पेमेंट मिलता है जो मस्जिद में इमामत करते हैं या मौज़न होते हैं, तो इस सारे विषय पर जो अनसुलझे सवालात है, इसे जानने के लिए आज हमारे साथ में जो मेहमान हैं वर्धा से आए हैं, ज़फ़र अली साहिब अली साहब, ये जो महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के सचिव हैं। स्वागत करते हैं ज़फ़र अली साहब हम आपका न्यूज़ MS-29 में। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड के तहत आप पेमेंट मिले मौज़न को, पेमेंट मिले इमाम को, इसके लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ आप विस्तार से बताइए। असल में जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन होती है ये मस्जिदों के लिए, कब्रिस्तान के लिए और जो एजुकेशन के लिए, जिस भी तमाम चीज़ों के लिए दी जाती है वो वक्फ की जाती है किसी की तरफ से, मतलब मुस्लिम समाज की तरफ से या और लोगों की भी की जाती है। अब इसमें 1993 का एक फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी ज़मीन है वो 100 साल हो, 200 साल हो, ना वो ख़रीदी जा सकती है ना वो बिक्री की जा सकती है। उसके बाद उसका जो भी पैसा आता है, जो भी किराया आता है, वो सारा का सारा मस्जिद के लिए लगेगा या मस्जिद के काम के लिए लगेगा। जैसे कि इमाम की पेमेंट है, मौज़न की पेमेंट है, मस्जिद का रख रखाव है, ये तमाम चीज़ों के लिए, या कब्रिस्तान का रख रखाव है, कब्रिस्तान का भी आता है। तो इस तरीके से ये पैसा उसको लगना है और सिर्फ वहीं लगना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का 1993 का फ़ैसला है, और अगर ऐसा नहीं लगेगा तो ये कंडेम ऑफ कोर्ट होगा। ये मेरे पास में उसका 1993 का फ़ैसला है, आप जा कर के सर्च भी कर सकते हैं। इसके तहत 7 राज्यों में, जैसे आपको मैं बता दूं, नाम लेना ज़रूरी तो नहीं है, अगर आप कहें तो मैं बता सकता हूँ। राजस्थान, उसके बाद बंगाल, उसके बाद पंजाब के बाद बीजेपी गवर्नमेंट जहाँ, हरियाणा, उसके बाद केरल के बाद कर्नाटक के बाद दिल्ली, ऐसे सभी राज्यों में इमामों को और मौज़न को वक्फ बोर्ड का जो किराया आता है, वक्फ बोर्ड के ज़मीन का जो जिससे भी जो अर्निंग होता है, उसका पैसे के ज़रिए गवर्नमेंट एक तय करती है जो अमाउंट आता है कि मौज़न को उसके हिसाब से और इमाम को उसके हिसाब से पेमेंट देना। महाराष्ट्र में भी इस फैसले के लिए, इस फैसले पर अमल किया गया था, और 135 मस्जिद है मराठवाड़ा में जहां इमाम को 5,000 और मौज़न को 3,000 रजिस्टर मस्जिद को पेमेंट मिल रहा है। लेकिन वो बहुत पहले से जो तय था वही मिल रहा है। जब मैंने इसकी तहकीकात किया तो मुझे ये पता चला कि वक्फ बोर्ड के अंदर आधे से ज़्यादा वहाँ चोर बैठे हुए हैं, और अभी भी आप लोगों को मालूम होगा कि वहाँ पर अब ये जब से ये तमाशा हुआ है तब से सब निकल रहा है कि लोगों ने वक्फ बोर्ड की ज़मीन तक बोगस तरीके से बेच डाली है, बोगस सर्टिफिकेट के ज़रिए बेच डाली है, बोगस NOC दी है। इसकी तहत हमने जब जा कर के अबू आज़मी साहब से, एक हमारे इमाम बोर्ड के अध्यक्ष है, क्या नाम आपका, इकबाल अंसारी साहब जो औरंगाबाद के रहने वाले हैं, और उलमा बोर्ड के अध्यक्ष है वारिस साहब जो राहुल केला के हैं, ऐसे इन लोगों से रब्ता कायम किया और फिर एक मीटिंग लिया अबू आज़मी साहब से, और उनसे कहा कि ये ऐसा काम है और ये अपन कर सकते हैं, जिसमें आज इमामों की हालत, मौज़नों की हालत है कि उनको इतनी तनख्वाह कम मिलती है कि वो गुजारा अपना कर नहीं सकते मस्जिद के भरोसे। तो इसलिए ये पैसा इनको एज़ पर रूल, जो वक्फ बोर्ड का पैसा है, वक्फ बोर्ड का किराया, वो गवर्नमेंट ने थोड़ा इंटरफियर करके उनको दिलाने की कोशिश करना चाहिए। अब उसके बाद में फिर हमने एक मीटिंग तय की है। उसके बाद अजीत पवार साहब से
एक मीटिंग लिए, तकरीबन वो मीटिंग है 15 फरवरी की मीटिंग है, उसमें उन्होंने हमको टाइम दिया। और जब हमने साहब उनके सामने तमाम चीज़ें रखा, जहाँ और भी लोग थे उनके, तो उसमें ये तय हुआ और उनको जब बताया कि सिर्फ दिल्ली में तो साहब 20,000 मिलती है, 20,000, तो हैरत में हो गए। उन्होंने कहा कि आप फिक्र मत करिए, इसके लिए हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द हम इस काम को अपने नज़र रखेंगे और इसके अंदर जो धोखाधड़ी चल रही है, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, हम इसको क्लियर करके बहुत जल्द इमामों को और मुअज्जिनों को इसके अंदर वक्फ बोर्ड का जो इनकम है उसमें से पेमेंट देंगे। वक्फ बोर्ड के तहत आप बता रहे हैं कि भारत राष्ट्र में, हमारे भारत देश में 7 राज्यों में पेमेंट ऑलरेडी मिलता है और महाराष्ट्र में भी, मराठवाड़ा के इलाके में मिलता है 135 मस्जिदों में। हमारा आपसे एक सवाल है, आपसे ये रहेगा कि लोगों का बहुत सारा एक ऐसा मानना है, एक अवधारणा बन चुकी है कि भाई गवर्नमेंट से जो हमको पेमेंट मिलती है मस्जिद के इमामत की, हमको वो नहीं चाहिए, तो इसके बारे में कुछ खुलासा कीजिए। असल में कुछ लोगों को ये गलत फहमी है कि हम गवर्नमेंट से पैसा मांग रहे हैं। हो सकता है कि हमारे और जो भाई है, जो हमारे अदर देन मुस्लिम भाई है, वो ये सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट इमामों को पेमेंट क्यों दे, गवर्नमेंट मुअज्जिन को पेमेंट क्यों दे, और हमारे जो भाई है वो सोचे कि हम गवर्नमेंट का पैसा क्यों ले, मस्जिद इमाम सोचे। मुझे भी कई फ़ोन आए इमामों के, साहब ये पैसा हमारे लिए नाजायज़ है। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि मस्जिद के अंदर जो दुकानें होती है, मस्जिद के अंदर जो मकान किराए से दिए जाते हैं, उसका पैसा नाजायज़ तो नहीं है, दुकान ही नाजायज़ नहीं है। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि हम जो पैसा मांग रहे हैं और गवर्नमेंट जो पैसा देने के लिए तैयार हो रही है, वो हमारी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है ना, मस्जिदों की ज़मीन का ही किराया हमको दिया जा रहा है, अलग नहीं है। फिर मैंने एक मिसाल दी उनको, मिसाल ये थी कि मान लीजिए मैं एक सामान 2,000 रुपये का दुकान लगा किसी को बेच रहा हूँ, वो आदमी चोरी करके पैसे ला रहा है या शराब बेच के पैसे ला रहा है या और कोई गलत काम के पैसे ला रहा है, उससे मुझे क्या लेना देना है, मैं तो अपना सामान बेच रहा हूँ, मैं उसका पैसा ले रहा हूँ। तो काफ़ी हद तक उनके समझ में आ गया कि हाजी साहब सही बोल रहे हैं। अच्छा, काफ़ी हद तक अब लोग समझ चुके हैं कि भाई ये गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, और वैसे भी गवर्नमेंट इसको एक प्राइवेट गुड फॉर ग्रेटर फॉर गुड के लिए दिया जा रहा है, ये फंड जो होता है, और ये इंस्टीट्यूशन रन करता है, वक्फ बोर्ड के तहत होता है। तो लोगों की अब ये समझ दूर हो चुकी होंगी जो नासमझी उनके अंदर थी। अब ये बताइए कि इसके लिए क्या कोशिश है आपकी जारी है? अबू हसीम आज़मी साहब से आपकी जो मुलाकात हुई उसमें क्या तय हुआ, बताइए। अबू आज़मी साहब ने हम लोगों को वहाँ ले गए, उसके बाद हमारी अबू आज़मी साहब के साथ और अजीत पवार साहब जी के साथ मीटिंग हुई। उसके बाद अजीत पवार जी ने हमको कुछ दिनों का वक्त दिया, तकरीबन उन्होंने कहा कि हम 1 से 1.5 महीने के बाद आपसे फिर मीटिंग बुलाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ इस मामले में कांग्रेस का और एनसीपी का, कि और अपना क्या नाम आपका मुख्यमंत्री जी का, कि इन्होंने उसको फ़िक्र की, उसके अंदर अपना कोशिश किया। और अभी एक तकरीबन 3-4 दिन पहले एक लेटर आया अपना महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कि जितनी भी ज़मीन है, चाहे वो 200 साल पहले किसी ने ख़रीदा हो या 100 साल पहले ख़रीदा हो या बेचा हो, ये सारे के सारे रद्द हो जाएंगे और उसकी ज़मीन को जो जब से उसके पास में है, जब से ब्याज सहित जो उसने मुनाफा कमाया, हम वसूल करेंगे। फिर उन्होंने उसका एक उदाहरण दिया कि बॉम्बे में कोई कंपनी है जहाँ से सिर्फ उनको 1.5 लाख रुपया मिल रहा था महीने का, अभी वहाँ से उन्होंने कोशिश की तो 20 लाख रुपया 22 लाख रुपया महीना मिल रहा है। तो अभी इंशाल्लाह वो काम शुरू कर दिया है उन्होंने। मेरी अपील है हर डिस्ट्रिक्ट के मुस्लिम लोगों से और अदर लोगों से भी कि आप लोगों की नज़र में जो भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन किसी के पास मिसयूज़ हो रही, मिसयूज़ का मतलब ये होता है कि जैसे ले लिया मस्जिद से, मस्जिद को दे रहा 1,000 रुपया और उसके ऊपर दूसरे को किराए से देके कमा रहा 10,000, तो ऐसे लोगों पे नज़र रखकर उसकी जो कंप्लेंट्स है कलेक्टर को भी दे और समाजवादी पार्टी का जो यहाँ पे ज़िला अध्यक्ष होता है उन तक भी पहुँचा, उस पर कार्रवाई इंशाल्लाह होगी। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र सचिव ज़फ़र अली साहब ये अपील कर रहे हैं जनता से कि वक्फ बोर्ड की कोई ज़मीन अगर वो जानते हैं कि किसी ने दबा ली है और उसका मिसयूज़ कर रहा है तो उसके लिए कलेक्टर साहब को भी कंप्लेंट करने के वो बता रहे हैं, आप अपील कर रहे हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इससे पहले जो सरकार थी महाराष्ट्र में, कांग्रेस सरकार थी, उसने मुस्लिम्स को 5% आरक्षण नौकरी में और एजुकेशन में दिया था। बाद में बीजेपी सरकार आने के बाद ये कायम नहीं हो सका था, हाईकोर्ट में टिक नहीं पाया था। फिर ये था कि एजुकेशन में तो 5% दिया जा सकता है, ऐसी बात कही गई थी। उसके बावजूद अभी तक एजुकेशन में भी 5% आरक्षण नहीं मिला है। एक 5% आरक्षण एजुकेशन में मिले और नौकरी में भी 5% आरक्षण मिले, इसके लिए समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका है और आप इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं?
देखिए ऐसा है, इसमें तो कांग्रेस बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, कांग्रेस गवर्नमेंट ने, तो कांग्रेस के लोगों ने, और उसके बाद में गवर्नमेंट ने जाते जाते कभी तो किया नहीं। 2019 से लेकर के 1995 से लेकर के 2014 तक सरकार रही, लेकिन पहले कभी मुसलमानों का, किसानों का कोई भला तो किया नहीं। लेकिन जाने के 6 महीने पहले, सत्ता का समय खत्म होने के 6 महीने पहले उन्होंने 5% का अलाउंस किया, और बाद में फिर वो बीजेपी गवर्नमेंट के आते आते वो रद्द कर दिया गया, कैंसिल करके उसको अमल में नहीं लाया। उसके बाद कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से ये हुआ कि भाई नौकरी का तो छोड़ दीजिए, लेकिन एजुकेशन में तो उनको 5% मिलना चाहिए, क्योंकि अगर 5% एजुकेशन में मिलेगा तो जो मुस्लिम बच्चे हैं जो आगे गरीबी के कारण डॉक्टर्स, इंजीनियर, कोई अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। तो अगर ये 5% मिल जाता है तो मुस्लिम बच्चों के लिए बहुत ही मदद के तौर पर कहो या उनकी ज़िंदगी बनाने के तौर पर ये ज़रूरी होना चाहिए। और हाई कोर्ट ने जब ये फैसला दिया और अब कांग्रेस गवर्नमेंट जब यहाँ आ गई है तो उन्होंने इसको कर देना चाहिए, हमारी मांग है। महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है, जिसमें शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है, इनसे इनकी मांग है, डिमांड है, समाजवादी पार्टी भी इस सरकार के साथ में है, महाविकास आघाड़ी के साथ में है, इसीलिए उसका एक घटक पक्ष के नाम पर ये अपील कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मुस्लिम समाज को आरक्षण मिल जाए, नौकरी में भी और एजुकेशन में भी। इसके साथ ही आज ज़फ़र अली साहब ने वक्फ बोर्ड के बारे में हमसे बात की, किस तरह से लोग इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, वो भी इसको ठीक करना चाहते हैं। और कुछ अंत में आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? और मैं अंत में तमाम मेरे भाइयों को सूचित करना चाहता हूँ कि अभी अबू आदमी साहब ने, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आदमी साहब ने महाराष्ट्र में इस मुद्दे को बड़े ज़ोर शोर से उठाया असेंबली में, इस वक्त सबको मालूम है। लेकिन वहाँ पर जो मुस्लिम MLAs थे वो लोग इस बात को देख के खामोश बैठे रहे, चाहे वो कांग्रेस के हो, NCP के हो या और किसी पार्टी के हो, जबकि उस वक्त वो बहुत चिल्ला रहे थे। और जैसे ही अबू आदमी साहब ने इस बात को उठाया तो वहीं असेंबली में बैठे रहे, उनके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। हो सकता है उनकी कोई अपनी वजह होगी, सत्ता की वजह होगी, जो भी होगी। क्योंकि अबू आदमी साहब ने जो ये केस को उठाया तो ये वर्धा अपना स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की पब्लिक थी, मुस्लिम पब्लिक आरक्षण की, उसके लिए उठाया था। अब अगर इन्होंने इस काम को नहीं हुआ, ये काम कांग्रेस ने नहीं किया, NCP ने नहीं किया, उद्धव ठाकरे जी की गवर्नमेंट में अगर ये काम नहीं हुआ और ये लोग उनका अबू आदमी के साथ भी नहीं आए, तो जमीयत उलमा ने भी इस बात को उठाया था। तो ये जो जितने भी MLAs है, ये जिस वक्त अपने मुसलमानों के वोटिंग के लिए जब घरों को आएंगे इंशाअल्लाह, तो पब्लिक इनको इसका सबक सिखाएगी और इनकी असलियत इनको बताएगी उस वक्त। और मैं पब्लिक से गुजारिश करता हूँ कि उस वक्त इनके उस चेहरे को याद करें जो ये चुपचाप रहे 5% आरक्षण के लिए असेंबली के अंदर, अब वो आदमी आवाज़ उठाते रहे और ये चुप बैठे। ये पब्लिक जवाब इंशाअल्लाह इनका चुनाव के वक्त देगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद ज़फ़र अली साहब, आज आपने हमको समय दिया और वक्फ बोर्ड के लिए जो कोशिश आपकी जारी है, इमाम और मौज़न को पेमेंट मिले इसके लिए, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के तौर पर। जी, एक बात मैं आप लोगों से और निवेदन करता हूँ कि मैं तमाम आइम्मा हजरात से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग महाराष्ट्र सरकार से भीख नहीं मांग रहे, ये हमारी ज़मीन है, इसका पैसा मांग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। लेकिन हमको उम्मीद है कि हमारी आघाड़ी सरकार बहुत अच्छी है और बहुत मदद कर रही है और हम उनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन अगर किसी वजह से बीच में कुछ ऐसी बात होती है कि वो नहीं देगी, कुछ लोगों के सवाल होते हैं, तो हम आप लोगों को यकीन दिलाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 1993 के फैसले के हिसाब से अगर इन्होंने मना कर दिया तो हम महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट पर कंडम कोर्ट का केस करेंगे। जैसा कि हमारे दर्शक सुन रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का 1993 का ये निर्णय है और इस पर अगर अमल बजावनी नहीं होती है, इस पर इसका अगर पालन नहीं किया जाता है, तो इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानने की वजह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तक ज़फ़र अली साहब करने की तैयारी रखते हैं। आज इन्होंने दो गंभीर विषय पर हमारे साथ बात की। न्यूज़ MS-29 पर इसी तरह के गंभीर विषय जो आम जनता से जुड़े हैं, आम जनता के फ़ायदे के हैं, लाभ के हैं, हम आपके साथ लाते रहेंगे, साझा करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं अपने सहयोगी मकसूद अली के साथ मोहसिन शादाब, आदाब।